लेकिन जेएनयू के साथियों के सामने सीधा सीधा मैं कभी बोली नहीं, मतलब मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इतने सारे लोगों को बोलना ही रहता है। और नंदन नारायण हमारे जो टूटा प्रेसिडेंट है, फिर टूटा के भी प्रेसिडेंट है, वो लगातार आपके साथ संघर्ष में रहे हैं, तो उन्हें उस तरीके से मौका उनका बनता भी था, वो मिला भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बार है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और मैं आप सबको इसके लिए जो आपने लड़ा, मैं आप सबका आपने पूरे भारत में एक मैसेज भेजा है कि किस तरीके से स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ भी हम लोग खड़े होंगे। मैं जनता को भी सलाम करती हूँ क्योंकि जिस समय पे टीचर्स मूवमेंट में एक बहुत स्लो डाउन था, वहाँ पे जनता ने जो स्टेट ऑपरेशन था उसमें टीचर का क्या रोल रहेगा उस बात को उन्होंने दिखाया है। और मुझे लगता है कि पूरा स्ट्रगल को स्ट्रेंथन करने में जनता का एक बहुत बड़ा हाथ है। उससे बहुत सारे पेरेंट्स भी कन्विंस होते हैं कि टीचर्स के साथ हैं, एक साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत आसान होता है मूवमेंट में रहना। तो मैं जनता को भी सलाम करती हूँ। और साथियों, ये जो बैकग्राउंड की बात की मेरे साथी ने भी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा हो, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के ऊपर हो रहा हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा हो, FTII से हो रहा हो, वो बेवजह नहीं हो रहा है। इसको मतलब मेरे ख्याल से हम सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और आज ये जो यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पिटिशन है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी जो इतने समय से है, और जो एक्सपायरिंग लोग हैं उनको अपने बच्चों को वहाँ पे भेज रहे हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत सारा अपर मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास और जो और उससे ऊपर का क्लास है, वो सारा जो है धीरे धीरे अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहा है। तो आज के दिन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन लोग हैं जो आ रहे हैं, कौन है जो लोग यहाँ आ रहे हैं, वो निर्धारित कर रहे हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसा होगा। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज के दिन में ऐसा बन रहा है कुछ यूनिट्स में जो सीधा सरकार की पॉलिसीज़ के ऊपर अपनी बात रखता है और बहुत शार्पली अपनी बात रखता है। और हमने देखा किस तरीके से आप लोगों ने, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट को बनाया, खड़ा किया और पूरे देश में चलाया, उसको एक पैन इंडिया मूवमेंट का भी एक शेप दिया। और वो बिल्कुल सरकार की नीति के ऊपर था। और ऐसे ही ट्रेड यूनियन बॉडी के ऊपर सरकार प्रहार करेगी, वो दूसरों जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नहीं करेगी। जहाँ पे ABVP का सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये है कि सरस्वती की मूर्ति कहाँ लगेगी, वहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि सरकार मारेगी यूनियन को, ऐसा कभी नहीं होगा। और इस पर एक दुख की बात है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, लेकिन ये बात है कि वहाँ पर टीचर्स मूवमेंट जो काम करता है और जो स्टूडेंट मूवमेंट काम करता है वो बहुत अलग अलग तरीके का हुआ है। और हमने देखा कि जब FIUP आया और UPA 2 थी सरकार में, तो NSUI ने खुलकर, उनके हाथ में एक दूसरा था, उन्होंने खुलकर जो FIUP का समर्थन किया। जब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पिछले साल हम पे लागू किया जा रहा था, तो दूसरों ने जो कि तब तक ABVP के हाथ में थी, खुलकर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी, समर्थन दिया। जबकि टीचर लोग पूरा का पूरा टूटा यूनानिमस था और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को लड़ रहा था। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि उनका सरकार की पॉलिसी के ऊपर कोई प्रहार नहीं है, और इसीलिए ऐसे यूनिट्स के ऊपर प्रहार क्यों नहीं। तो प्रहार किन लोगों के ऊपर है? प्रहार उन लोगों के ऊपर है जो सरकार की नीतियों को लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये आना चाहती हूँ कि ये UGC गैजेट नोटिफिकेशन क्या है, सीधा इसके ऊपर बात करते करते बाकी चीज़ों पर भी बात करूँगी। UGC गैजेट नोटिफिकेशन क्या है और जिसकी वजह से पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर टूटा ने भी इसके ऊपर प्रेस रिलीज किया है और वो शामिल है इस मूवमेंट में, एक वक्त इसमें शामिल है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अपना मैसेजेस भेजे हैं। क्यों ये अचानक एक बड़ा मूवमेंट की ओर चल रहा है। साथियों, UGC नोटिफिकेशन में जो 2010 में था, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 14 घंटे डायरेक्ट टीचिंग आवर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 घंटे का बात रखी गई थी UGC नोटिफिकेशन में। और ये जो अमेंडमेंट आया है, इसने उसको बढ़ाकर 16 और 18 कर दिया। तो पहले तो 14 और 16 को 16 और 18 किया, पर ये कहा कि ट्यूटोरियल जो है वो ओवर एंड अबव है। तो अगर आप पेज नंबर 36 और 37 देखेंगे जैसे नोटिफिकेशन का, उसमें वो पहली बारी डायरेक्ट टीचिंग आवर्स को डिफाइन करता है और कहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का काम 18
प्रोफेसर का काम 14 + 6 स्टार है। और 6 स्टार क्या है, मतलब एस्टेरिक्स लगा के नोट में लिखा है कि ट्यूटोरियल, आपके प्रेजेंटोरियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या कोई भी इस तरीके के काम को आप 6 घंटा देंगे। बात यह है कि आज तक जो डायरेक्ट टीचिंग क्लास था, एक और नोट में लिखा है कि लैब 2 घंटे का टीचर अगर लैब में काम करेगा तो उसको एक लेक्चर की तरह माना जाएगा। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जो आज तक 14 और 16 डिफाइंड था डायरेक्ट टीचिंग क्लास, उसमें लेक्चर्स, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल का सेम वेटेज था। तो अगर मिरांडा हाउस में जैसे कि मैं 18 पीरियड पढ़ा रही हूँ पर वीक, तो उसमें लगभग साइंस टीचर के लिए 6 पीरियड थ्योरी लेना और 12 पीरियड लेक्चर लैब लेना। और इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की टीचर हूँ तो 12 घंटे लेक्चर और बाकी 6 घंटे ट्यूटोरियल। लेकिन अगर मैं ट्यूटोरियल को बाहर निकाल देती हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि 18 आवर्स सिर्फ लेक्चर करूँगी और ट्यूटोरियल उसके ऊपर से दूँ। तो जो ट्यूटोरियल वर्कलोड कैलकुलेशन में काम आता था उसको आपने बाहर कर दिया। कोई भी डिपार्टमेंट अपना वर्कलोड कैसे कैलकुलेट करता है, जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहा है उसके वो पूरे के पूरे कितने लेक्चर्स बनेंगे टोटल वो काउंट करता है, जितने ट्यूटोरियल बनेंगे वो काउंट करता है, जितने प्रैक्टिकल बनेंगे वो काउंट करता है। और फिर ये देखता है कि अगर एक टीचर को मैक्सिमम 18 घंटे पढ़ाना है तो कितने हमें टीचर चाहिए होंगे टू डील विद ऑल दीज सेक्शंस। और अगर मान लो 18 में फिर उसका क्या अनुपात हो लेक्चर और प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल। तो अगर आप ट्यूटोरियल को बाहर निकाल देंगे और अगर आप लैब का वेटेज कम कर देंगे तो इसका मतलब कम टीचर्स नहीं, आप वो पूरे वर्कलोड को बांध देंगे। जब तक प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो सरकार ने लागू किया, डीयू में तो हमेशा से हम समझते हैं कि ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्यूटोरियल हम रखते हैं, पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो यूजीसी ने लागू किया उसमें भी ट्यूटोरियल कोर्स वर्क का हिस्सा है। तब जब कोर्स वर्क का हिस्सा है तो उसको आप टीचर के वर्कलोड से बाहर कैसे निकाल रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि टीचर ओवर एंड अबव 18 पीरियड्स वो 6 घंटे पढ़ाएगा? उससे क्या होगा? ट्यूटोरियल्स की क्या अहमियत है? अहमियत ये है कि जहाँ पर हेट्रोजेनियस ग्रुप है, 50% तो सीधा रिजर्वेशन है, लेकिन बहुत सारा बच्चा फर्स्ट टाइम लर्नर है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आता है, तो हमारे पास एक बहुत और पूरे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हर तरीके का बच्चा आता है, हर क्षेत्र से बच्चा आता है। वहाँ ट्यूटोरियल सिस्टम जहाँ हम 50 की क्लास ले रहे हैं, 60 की क्लास ले रहे हैं, 80 की क्लास ले रहे हैं, वहाँ ट्यूटोरियल सिस्टम ही एक तरीका है जहाँ पर हम स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं और एक उसको स्तर पे ला सकते हैं जहाँ वो बाकी लोगों से कम्पीट कर सके, या उसके जो कन्फ्यूजन है, कई बार स्टूडेंट्स हैं जो क्लासरूम में खड़े होकर बात नहीं कर पाता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, कहाँ से आता है, उसको अंग्रेज़ी का एक लगता है कि बाकी लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं रखूँगा अपना सवाल तो कोई हंसेगा तो नहीं। तो उस तरीके से ट्यूटोरियल ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप एक छोटे बैच में 10 बच्चों के ग्रुप में, 12 बच्चों के ग्रुप में उससे कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि जनरली ये डिटेल्स हैं तो शायद आप बताइएगा कि कितना रखना चाहिए, तो जनरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वहाँ पर साइंस कोर्सेज में टोटल नंबर ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के बीच में अनुपात 1:2 का बनता है। जब हम कोर्सेज को फ्लोट करते हैं तो किसी भी डिपार्टमेंट के पास जितनी थ्योरी रहती है उससे लगभग डबल प्रैक्टिकल रहता है। ऐसे ट्यूटोरियल अगर हम देखें कि कितने ट्यूटोरियल क्लासेस लेना है और कितना हमारा लेक्चर है तो 1:1 का रेशो रहता है। पर जब आप 18 पीरियड मुझसे ही बुलवा लेंगे और कहेंगे कि 6 ट्यूटोरियल ले लो ओवर एंड अबव, तब आप पूरे तो निपटा नहीं पाएंगे ट्यूटोरियल। तो ये भी होगा कि जहाँ डीयू का नॉर्म ये है या यूजीसी क्रेडिट सिस्टम का भी नॉर्म है कि 10 से 12 बच्चा एक ट्यूटोरियल को हो, क्योंकि जो बचा हुआ ट्यूटोरियल है वो वर्कलोड का हिस्सा नहीं, तो उसके लिए कभी कोई गेस्ट फैकल्टी भी हायर होगा नहीं। तब मजबूरन जो टीचर एग्जिस्ट करता है उसको वही ट्यूटोरियल साइज बढ़ाकर 25 बच्चों के बैच में, 30 बच्चों के बैच में उस ट्यूटोरियल को लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जिस अनुपात में हमें प्रैक्टिकल के लिए टीचर मिलता है, जैसे ऑनर्स में 15 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर मिलता है, या जो सबसे अगर पेपर हो, अब तो रहा नहीं है, जनरल इलेक्टिव है तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, तो वहाँ पर 20 के लिए एक टीचर मिलता था। वहाँ पर अगर आप इन टीचर्स के
बीच में सारे प्रैक्टिकल्स को नहीं निपटा पाएंगे लैब क्लासेस को, तो आप कहेंगे कि यही टीचर और बड़े बैच को प्रैक्टिकल करवाए, तो उससे सीधा सीधा क्वालिटी का स्तर जो है बहुत ज़्यादा गिरता है। ये जो वर्कलोड आप कम टीचर्स में बांट देना चाहते हैं, उसकी वजह से आज एक ही स्ट्रोक में लगभग हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि 5000 टीचर के पास जुलाई में काम नहीं होगा। और हम तो बहुत समय से परेशान थे। साथ ही ऐसा है कि मैं भी एडॉक रही 5 साल। 2001 में मैंने मेरा हाउस ज्वाइन किया और 2005 में मैं परमानेंट हुई। और किसी भी समय अगर सारी नियुक्तियाँ कर दी जाएँ, तो जब तक कि सरकार एक्सपेंशन ना करे, तब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वैकेंसी आएगी? वो तभी आएगी जब कोई रिटायर होगा। जब कोई रिटायर होगा तो एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तब जो लोग सचमुच एकेडमिक्स करना चाहते हैं वो उस रास्ते पे जाएंगे। वो कठिन रास्ता है, वो कठिन रास्ता है, क्योंकि बहुत जल्दी की सरकार हमें लग नहीं रहा है कि पिछले 20 साल में एक्सपेंशन मोड में कभी भी आ रही है, जबकि हमारा बहुत डिमांड है और इस डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है जिसमें सब कोचिंग सेंटर अपना काम चलाता है, उस इनसिक्योरिटी से खेलता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की ओर धकेल दिया जाता है जबकि वो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, वो डिमांड और सप्लाई के गैप को भरने की बजाय सरकारों ने कभी एक्सपेंशन मोड किया नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम 5 साल रुकते थे ताकि हम परमानेंट हों, पर पिछले 5 साल से क्या हो रहा है 2010 से, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि अचानक ये नहीं हुआ है कि 4000 सीटें अचानक खाली है। एक ज़माना ऐसा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कोई टीचर बड़े लीव पे जाता था, 3-4 साल की लीव पे जाता था, 3 साल की स्टडी लीव पे जाता था, तो फॉरेन टेम्परेरी टीचर हायर होता था। और टेम्परेरी टीचर जब होता है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव भी होती है और भी बहुत सारी अन्य लीव्स होती हैं जो कि एडहॉक के पास मुहैया नहीं है। 1 मंथ नोटिस ऑन आइदर पार्टी। एक टीचर को अगर नौकरी छोड़नी है, टेम्परेरी जॉब है, तो 1 मंथ कोर्स को नोटिस देना होगा और इक्विवेलेंट मनी, या फिर इंस्टीट्यूशन आपको 1 मंथ नोटिस देगा या इक्विवेलेंट मनी देगा। एडहॉक की नौकरी में क्या है कि 1 दिन। और पिछले 5 साल अगर आपने नौकरियां नहीं भरी तो आपने उनको ईयरली इंक्रीमेंट भी नहीं दिया, आपने उनको प्रमोशन भी नहीं दिया। तो ये सब तरीके हैं जिसमें आप एजुकेशन पे जो खर्चा सरकार का है वो कैसे कम हो। तो ये हम समझते थे कि जब तक आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और रुपया, तो ये नौकरी कैसे भरेगा। तो ये 4000 अचानक खड़ा हुआ सीटें एडहॉक टीचर काम कर रहा है, ये हम चाहते नहीं। और दूसरी ओर से ये है कि जो आप एकेडमिक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, JNU में बहुत समय से सेमेस्टर है, शुरू से 6 सेमेस्टर है, लेकिन जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं हम एनुअल सिस्टम में एक हेट्रोजेनियस ग्रुप को अंडर ग्रेजुएट को पढ़ा रहे थे, वो हमारी नीड था। दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के टीचर्स का ये समझ होना चाहिए कि वो किस सिस्टम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब एक सरकारी नीति की ओर से सेमेस्टर सिस्टम आए तो मुझे लगता है हर किसी को उसका खंडन करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। वो विरोध इसलिए है क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज है। आप देखें कि 2009 में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और उनके एक्ट के अंदर ये डाल दिया गया कि वो सेमेस्टर सिस्टम में होंगे, कि वहाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, कि टीचर्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, कि स्टूडेंट्स को मोबिलिटी होगा अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़। ये उनका एक्ट का पार्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, BHU जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ये एक्ट का पार्ट नहीं रहता है कि आप किस तरीके के स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। वहाँ पे ये विधि रहती है कि कभी भी सिलेबस रिविजन कैसे होगा, एकेडमिक काउंसिल के क्या पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या चीज़ों पर निर्णय लेगी और फैकल्टी क्या करेगी। तो वो तरह तरह की स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बताता है और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की पावर्स क्या होंगी ये बताता है। एक्ट में ये नहीं रहता है। तो आपने 12 यूनिवर्सिटी 2009 में खोली, लेकिन आपने उनके ऊपर बांध दिया कि आपको सेमेस्टर में ही रहना होगा आपको। और जब 12 यूनिवर्सिटीज़ तो आपने खोली 2009 में, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ को आप कैसे खेलते। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल बनाया गया 2013 में, प्रिंसिपल लेकर आए, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाया जिस तरीके का ऑपोजिशन आया। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक्ट का पार्ट है कि आपको सेमेस्टर सिस्टम में होना है, आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में होना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आया वो मैं ये समझती हूँ क्योंकि दिनेश सिंह था, कपिल सिब्बल था, उनसे एक पत्ता आगे खुल गया। आज भी जो न्यू एजुकेशन
पॉलिसी है जिसके बारे में मैं सुबह पढ़ रही थी कि कन्हैया कह रहे हैं कि मोर नाचा लेकिन किसी ने मोर को देखा नहीं, तो सरकार जो है डॉक्यूमेंट नहीं डालने को तैयार है पब्लिक डोमेन में। वो इतना इतनी पीपल है कि वो डालने को तैयार नहीं है, तो उसमें भी क्या 4 ईयर नहीं होगा, ये हमारी समझ एक बड़ा सवाल है। और 4 ईयर क्यों होना पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि आपका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बिल, आप चाहते हैं कि फॉरेन कैंपसेस खुलें, और अगर बाहर के देश बच्चों को लोन लेने पे मजबूर करते हैं 4 साल के लिए, तो वो यहाँ पर 3 साल में बेहतरीन डिग्री दे देंगे, तो वहाँ का जो क्राइसिस शुरू होगा, बाहर बोला जाएगा कि आप 3 साल में अगर ऑनर्स पढ़ा सकते तो वहाँ 4 साल क्यों ले रहे हैं। तो इस तरीके के सवालों को बचने से यही हो सकता है कि हमें उस दिशा में धकेला जाए। सेमेस्टर सिस्टम वैसे भी एक सिस्टम है जहाँ पर पैकेट्स में एजुकेशन मिलता है, तो क्या एक सेमेस्टर आप इस यूनिवर्सिटी में कर लें और एक सेमेस्टर दूसरी यूनिवर्सिटी में कर लें। जैसे शैम्पू जो है वो अलग अलग सेशेज और बॉटल्स में आता है, आपके पास 500 रुपया है, 500 रुपये की बॉटल ले लीजिए, अगर आपके पास 150 रुपये है तो 150 की बॉटल ले लीजिए, नहीं तो सेशे ले लीजिए। आपको बाल हर हफ्ते या 2 हफ्ते में धोना है, आपका खर्चा उतना ही पड़ेगा, लेकिन आपको दिखाया ये जाता है कि ये छोटा है, इसमें ले। तो उस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम या ट्राइमेस्टर इस तरीके की स्कीम्स हैं जहाँ पर अगर आप इस तरीके से छोड़ें कि स्टूडेंट अपनी डिग्री बना लेगा, क्रेडिट जमा करता रहे, 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी उसके उतने क्रेडिट हो जाएंगे तब उसको डिग्री होगा। तो अगर इस तरीके की आप पॉलिसीज लाना चाहते हैं तो सेमेस्टर सिस्टम इज बिकमिंग मस्ट फॉर यू, इट इज कमिंग एज अ गवर्नमेंट एजेंडा। द थिंग इज दैट वट एवर UP2 फ्लोटेड द आइडियाज, द पॉलिसीज विच UP2 ब्रॉड, एनडीए सरकार उसी को आगे लेकर चल रही है। ये जो 55% UGC का बजट कट हुआ, आप देखिए कि 2013-14, 14-15 की तुलना में 15-16 में जो बजट कट हुआ उसका फॉल आउट था कि नॉन नेट फेलोशिप गई। सबसे पहले अगर मेरे पास रुपया कम है तो ये जो अच्छी चीज़ें मैं कर रही हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन, ये स्कॉलरशिप दूँ, मैं सबसे पहले स्कॉलरशिप बंद करूँ। और इस साल जो 55% बजट कट हुआ है ये उसका फॉल आउट है कि आपने एक अमेंडमेंट लेकर आए और उसमें आपने जो पूरा का पूरा वर्कलोड है टीचर्स का वो ऐसा बदला कि 50% आदमी जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर 5000 है तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को मिलाकर ये बहुत बड़ी संख्या होने वाली है, लाखों की संख्या होने वाली है, लाखों परिवारों की बात है। ये रिसर्च स्टूडेंट्स और MPhil स्टूडेंट्स की भी बात है। जैसे हमारी साथी ने कहा कि हम PhD करना चाहते हैं, हम समाज को बदलना चाहते हैं, पर हम इस और हायर एजुकेशन की ओर स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि यहाँ पर आगे कोई रास्ता है। अगर वो रास्ते बंद हो जाएंगे, अगर वहाँ पर नौकरियाँ नहीं रहेंगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परस्यूइंग हायर एजुकेशन विल ऑल्सो गो डाउन इन टाइम्स टू कम। और ये हमने देखा था, ये तो 6th पे रिविजन ने जो सैलरी स्ट्रक्चर बदला उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक बैक फॉर डूइंग हायर एजुकेशन इंक्रीज। और जो 5000 जॉब जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कह रही हूँ कि खाली पड़ा है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे हम खेलेंगे, हम आएंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमें भी जॉब मिले, तो लोगों को जॉब लग रहा है। आज के दिन में अगर सब जॉब्स भर दिए जाएँ या हमारा ये ट्रेनिंग की हमें पता चल जाए कि हमारे जो एडहॉक टीचर पढ़ाई उसके साथ से एडहॉक ही है या उसकी नौकरी चली गई जब वाइल शी वॉज कैरिंग बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी लीव, तो आने वाले दिनों में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फॉर हायर एजुकेशन विल डिक्रीज ट्रेमेंडसली because I don't think so people want to study till they're 28 or 30 and then not have jobs or not have job security. So this is very important struggle for us. The other thing is API system. API system के बारे में मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी, ये 2010 से लाइव में स्कीम है और जिसमें आपके जो टीचिंग आवर्स हैं, आपका एकेडमिक वर्क है, आपका रिसर्च वर्क है, उसको क्वान्टिफाई कर दिया गया। आप जो स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिता रहे हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ उनकी ओवरसी करके, सेमिनार्स अटेंड करके हर चीज़ को क्वान्टिफाई कर दिया गया। तो अगर आपकी पब्लिकेशन है, अगर आप फर्स्ट ऑथर हैं तो इतने मार्क्स, अगर आप को ऑथर हैं तो इतने मार्क्स। तो ये जो अपने आप में इरेशनल सिस्टम है, क्योंकि अगर आप हो सकता है आप रिसर्च डेवलप कर रहे हो, कोई टेक्निक डेवलप कर रहे हो, आपके 4 साल में एक पेपर है तो वो बेहतरीन जर्नल में, पर आपको उतने नंबर नहीं, जिनके सब स्टैंडर्ड वर्क करके आप अपना मतलब जिसके पास भी ISBN नंबर है वहाँ छप्पा के बस वो 10 पॉइंट कलेक्ट कर लें। तो जो कलेक्टिव ग्रोथ की ओर एक फोकस था, जो स्टूडेंट के पास टाइम देने के लिए टीचर्स के लिए टाइम था या समझ थी, उसको एकदम ही पंक्चर कर देने वाला ये सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स है गेम
कॉलेज का एक थिएटर सोसाइटी, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने अपना पढ़ाई किया और उस थिएटर सोसाइटी को नर्चर किया, रात के एक बजे तक बैठे रहे। आज सडनली उनको पता चले कि उनके पास कभी कोई प्रमोशन मिलने को नहीं, क्योंकि उन्होंने सेमिनार अटेंड नहीं किए, क्योंकि उन्होंने सेमिनार भी ज़्यादा अटेंड नहीं करना है, पब्लिकेशन भी ज़्यादा नहीं करना है, फिर आपको दूसरे में भी नंबर चाहिए, आपको इसमें भी नंबर चाहिए, आपको इसमें भी नंबर चाहिए, तो आपने टीचर को बस इसी सब में घेर दिया। और पिछले 6 साल में जब से ये रेगुलेशन आया 2010 से, यूजीसी को खुद 2 रिव्यू कमेटी बिठानी पड़ी टू रिव्यू द सिस्टम। इट इज सच अ फॉल्टी सिस्टम फॉर लास्ट 10 years इन कॉलेजेस वेयर टीचर्स ना उनके पास समय है 18 लेक्चर के बाद, आप कोई भी नया कोर्स पढ़ाएं, आप कोई भी काम ईमानदारी से अगर करें तो आपको एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 3 घंटे 4 घंटे चाहिए, ताकि आप उस स्टूडेंट के पास जो 19 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, जो सवाल करना चाहता है, उसको वो स्किल्स दे पाएँ और एक बेहतरीन तरीके से उसको डिलीवर कर पाएँ। तो अगर 18 लेक्चर्स हैं और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपने कभी कोई ग्रांट्स टीचर्स के लिए नहीं रखी, कॉलेजेस में इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक टीचर के पास एक लैब हो सकता है, बहुत सारे साइंसेज में तो वैसे भी क्लस्टर में आप काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली बैठ के कोई काम नहीं कर सकते। जब ये तरीके का इनपुट नहीं किया तो आप उधर API सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और मुझे इस तरीके का NAAC में भी टीचर से कहा जाता है आप ये बताइए आपका रिसर्च आउटपुट क्या, आप क्या, तो मुझे एक हंसी भी आता है कि जहाँ पर आपने इनपुट नहीं किया वहाँ आप आउटपुट चाह रहे हैं। तो मतलब ये भी मुझे डेंजरस बात लगती है कि अगर मान लो मैं बहुत बेहतरीन अपना साइड पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो स्ट्रेन लेकर और किसी तरीके से ठीक है आप पढ़ा रहे हैं अच्छा और रिसर्च करें, तो फिर आपका दूसरा जो सोशल आपका वो पूरा लाइफ है वो अलग तरीके से चल रहा है, वो बिल्कुल ही बेकार चल रहा है, आप अपने घर देर से जा रहे हैं, आप ये भी हो सकता है, आप कहीं से टाइम निकाल के खुद से काम कर रहे हैं। पर मुझे ये लगता है कि ऐसी चीज़ों को भी मैं क्यों परफॉर्मे पे लिखूँ, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, अगर व्यवस्था ने जनरली लोगों के लिए ये नहीं बनाया कि वो परफॉर्म कर पाएँ, तो वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो आउटलायर्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखा भी दें, तो मुझे लगता है ये बहुत अजीब सी बात है। इसका मतलब सरकार को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप आउटपुट कर लें। तो इस तरीके का उन्होंने व्यवस्था बना दी थ्रू NAAC, थ्रू API सिस्टम, जहाँ पे कलेक्टिव ग्रोथ के ऊपर से फोकस करके इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर सारा का सारा मामला आ गया। तो साथियों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिसर्चर्स, फैमिलीज़ और जो नए नौजवान साथी हैं जो एडहॉक बेसिस पे भी काम कर रहे हैं इस मूवमेंट से जुड़े, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि देखिए अगर 7वां आयोग सामने है और सबका सैलरी 2.5 और 2.8 टाइम्स होना है, अलग अलग दिन अलग अलग आता है कि क्या फैक्टर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर को आप निकाल भी देंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करके एसोसिएट और प्रोफेसर को सैलरी देने के लिए है क्या? हमने तो सबसे कम बाहर को पहले बाहर फेंक दिया, जैसे कि आपका अगर रुपया कम हुआ तो हमने रिसर्चर्स को पहले बाहर फेंका, फिर हमने असिस्टेंट्स को बाहर फेंका, पर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं है। तो आपका नेक्स्ट मॉडल राउंड ऑफ मॉडल क्या होगा? नेक्स्ट राउंड ऑफ मॉडल ये होगा कि जिस तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऑपरेट कर रही है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहता है, और यही मॉडल आप सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लेकर आएंगे। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी कहेंगे, जैसे आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मॉडल पता हो तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मॉडल ये है कि 20% फंड द यूनिवर्सिटी विल हैव टू रेज। अब यूनिवर्सिटी के पास कोई चारा नहीं है, हो सकता है ATM काउंटर खोलते, हो सकता है एक मैकडॉनल्ड्स और ये से अपना थोड़ा थोड़ा लैंड दे दे, ये एक तरीका हो सकता है कि आप पेटेंट कर लेगा और कैसे रुपया कमा लेगा, या हो सकता है शाम को ट्यूटोरियल क्लासेस दे दे, हो सकता है आपके पास सुंदर ग्राउंड हो जिसमें आपके जो आसपास बिजनेसमैन हैं वो आपकी शादी कर पाए अपना बेटा बेटी का, उस तरीके से रुपया जनरेट हो सकता है। पर ये भी काफ़ी नहीं है, सस्टेनेबल मॉडल नहीं है कि माली से लेकर टीचर तक का सैलरी यहाँ से 20% आ रहा है एक तरीके से। तो सबसे बड़ा सस्टेनेबल मॉडल क्या है? तो AUD में भी 12% वो जनरेट कर पाते हैं थ्रू स्टूडेंट फी। तो कोई कोर्स तो 50,000 पर सेमेस्टर है, कोई कोर्स 15,000 पर सेमेस्टर है, डिपेंडिंग हाउ मार्केटेबल दैट कोर्स इज। और शुरू में बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे साथियों को अभी भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ नया कोर्स बना रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी उनको बता दिया गया कि यहाँ इतना फैकल्टी मिल सकता है, अब ज़्यादा फैकल्टी नहीं मिल सकता, इसमें इतना ही हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एज ईयर्स विल गो ऑन दैट इन्फ्लेशन
दैट इंक्रीज इन द सैलरीज। और अगर आप सैलरीज, हम ये समझें कि सैलरीज ऑफ द टीचर्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाए, तो हमारे पास नेक्स्ट राउंड ऑफ गुड टीचर्स एंड रिसर्चर्स नहीं आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि नोकिया का हैंडसेट एक खराब हो गया और कंपनी करोड़ों का माल भी डंप कर दे। ये ऐसा है कि नेक्स्ट जनरेशन में फीड इन होता है। जैसे कि अगर आपने अच्छे स्कूल टीचर्स प्रोड्यूस नहीं किए, तो जिस तरीके से आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर देते हैं, और ये हो रहा है हमारे साथ। आपने सरकारी स्कूलों में लोगों की नियुक्तियाँ नहीं की, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, वहाँ मोटिवेट नहीं किया, तो वहाँ पर जो हाल है, आज सारे लोग प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं। प्राइवेट का भी क्या हेल्थ है, वो बिल्कुल अच्छा हेल्थ नहीं है, क्योंकि जहाँ अगर एजुकेशन की ओर टीचर नहीं आएगा, तो हायर एजुकेशन विल ऑल्सो गेट ट्रिपल, बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम विच फीड्स इनटू इटसेल्फ। सो